शर्म महसूस करने के अलावा वो थोड़ा घबराई हुई भी थी। तीनों औरतें एक ही जैसी फीलिंग से गुजर रही थीं। उन्हें ये सोचकर ही डर लग रहा था कि शौर्य शायद सच में एक बड़ा बॉस है। जैसे ही शौर्य पुलिस स्टेशन के बाहर आया, उसने देखा कि गौतम ब्यूरो ऑफ कॉमर्स से पहले से ही बाहर कार में उसका इंतजार कर रहा था। शौर्य कार में बैठ गया। गौतम मुस्कुराते हुए बोला, अरे श्री अग्रवाल, आप तो सिर्फ एक गवाह थे, तो आपको होल्ड पर क्यों रखा गया था? हा। शौर्य समझ गया कि वो श्रेया के बारे में बात कर रहा था, जो बार बार जोर देकर कह रही थी कि शौर्य भी इस केस में इन्वॉल्व्ड है। शौर्य ने सिंपल सा जवाब दिया, उसका बस मुझसे थोड़ा नाराजगी है, इस बारे में बात भी मत करो। गौतम हंसकर बोला, समझ गया। वैसे श्री अग्रवाल, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। मुझे कंफ्यूजन है कि ये आपके साथ शेयर करूं या नहीं। गौतम ने शौर्य को उसके कॉलेज वापस छोड़ते वक्त ये बात की। शौर्य को गौतम का बिहेव अच्छा लगता था। वो सच में मबेरी सिटी के बिजनेस कम्युनिटी की हेल्प करना चाहता था। इसीलिए शौर्य थोड़ा आगे झुका ताकि उसकी बात अच्छे से सुन सके। गौतम ने बताया, कुछ समय पहले हमारी बिजनेस मैनेजमेंट टीम को एक टास्क मिला था। शहरी और ग्रामीण दोनों के इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत करना है। इसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट ब्यूरो का सपोर्ट चाहिए। मैंने कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ज्यादा डिस्टर्ब न करूं, इसलिए कुछ बड़े ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट का सोर्स ढूंढा था। सब तय था, पर कौन सोच सकता था कि सेठ ग्रुप ऐसे ढह जाएगा। उनके गिरने से बाकी कई कंपनीज भी डैमेज हो गईं और हमारे सारे इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए। गौतम ने एक कड़ी डीडीडीवी मुस्कान के साथ कहा। शौर्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, क्योंकि ये सेठ ग्रुप को नष्ट करने का ऑर्डर उसी ने दिया था। पर यह बात साफ थी कि सेठ ग्रुप के गिरने से कई और लोगों को भी दिक्कत हुई है। गौतम ने आगे कहा, तो मेरा आइडिया ये है श्री अग्रवाल, मैंने सुना है कि आपका होम टाउन मबेरी सिटी के पास ही एक शांत गांव में है। वहां का लोकेशन और ट्रांसपोर्ट मैंने चेक किया है और मुझे लगा कि ये जगह बहुत सही है। अगर आप वहां के बिजनेस डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ सालों में शांत गांव की इकोनॉमी सुधार सकती है और हम सारे रिसोर्सेज से सपोर्ट करेंगे। गौतम शौर्य को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मना रहा था। शौर्य को गौतम पर भरोसा था और उसके हिसाब से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साथ ही 7 दिन बाद शौर्य की फाइनल परीक्षा भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकेगा। शौर्य ने पहले भी अपने होम टाउन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा था। वो खुद इस बारे में गौतम से बात करने की सोच रहा था, लेकिन गौतम खुद ही पास आ गया। अब जब अप्रत्यक्ष रूप से उसने गौतम के पहले वाले इन्वेस्टमेंट प्लान को चौपट कर दिया था, तो शौर्य के पास हां कहने के अलावा कोई कारण नहीं था। गौतम जितनी रकम मांग रहा था वो भी शौर्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए शौर्य ने तुरंत उसकी बात मान ली। अपने हॉस्टल वापस पहुंचते ही शौर्य ने वो जेड कंगन सेफ जगह रखने का सोचा जो उसने खरीदे थे। तब उसके रूममेट विशाल और रोहित पढ़ाई में बिजी थे। तभी उसने महसूस किया कि उसकी जेब में फोन वाइब्रेट कर रहा है। कॉल उसकी बहन शालिनी की थी। हॉस्टल में बात करना थोड़ा मुश्किल था, तो शौर्य बाथरूम की ओर चल दिया। उसके हिसाब से उसकी बहन आज ही आने वाली थी। शौर्य खुद भी उससे बात करना चाहता था। जैसे ही वो बाथरूम गया, रूम में पढ़ाई कर रहे बाकी 5 लोग तुरंत अपनी किताबें एक साइड रख दीं। उनमें से एक लड़का तो दरवाजे पर नजर रखने के लिए आगे बढ़ गया। विशाल, देखो, उसने फिर से कुछ बहुत महंगी चीजें खरीदी हैं। अगर कणिका और प्रिया का अंदाजा सही है तो शौर्य वाकई मिस्टर अग्रवाल है। हम उसके आसपास रहकर ही स्टेटस पा सकते हैं, रोहित ने हंसते हुए कहा। यह पहली बार नहीं था जब रूममेट्स, जिनमें शौर्य भी शामिल था, ने एक दूसरे से खाना चुराया हो या सामान में सेंध लगाई हो। उनमें जो भी कर रहे थे उसमें कोई शर्म या अपराध बोध नहीं था। अब तो सभी को शौर्य की असली पहचान जानने की जल्दी थी। क्या मैं सही हूं? सच में उम्मीद करता हूं कणिका और बाकी लोगों ने सही अंदाजा लगाया हो, विशाल ने मुस्कुराते हुए सिर खुजलाते हुए कहा। उसके दिल की बात यही थी, क्योंकि अगर यह सच निकलता तो विशाल सच में शौर्य के लिए खुश होता। तभी विशाल के वीचैट पर वीडियो कॉल आया
उसने देखा कि कॉल हेले की थी। विशाल, शौर्य आ गया क्या? हाँ, कुछ देर पहले आया है, लेकिन बाथरूम में है। 2 बड़े महंगे दिखने वाले डिब्बे लेकर आया है। ओह, मैं भी देखना चाहती हूं। इस बार कणिका की रूममेट ने बीच में बात की। बैकग्राउंड में प्रिया भी चेहरे पर एक्साइटमेंट लिए दिखाई दे रही थी। ये सभी तब तक चैन से नहीं सो सकते जब तक शौर्य की असली पहचान का पता न लगा लें, खासकर एलिस। उसके लिए ये एक दिन मानो साल जैसा लग रहा था। वह कुछ समय से कंफ्यूज थी कि क्या शौर्य से माफी मांगनी चाहिए। अब जब मोनिका यहां नहीं थी, क्या उसके पास शौर्य से जुड़ने का मौका था? पर क्या होगा अगर शौर्य मिस्टर अग्रवाल न होकर बस एक मामूली इंसान निकला? उफ, ये सवाल उसे सच में पागल कर रहा था। अरे रोहित, खोलकर देख ना, इस बार क्या खरीदा है? होली, ये तो बहुत सुंदर जेड ब्रेसलेट है। डिब्बे के अंदर क्या था, ये देखकर सभी चौंक गए। डिब्बे के साथ आई रसीद ने उन्हें और भी चौंका दिया। दोनों ब्रेसलेट्स की कीमत $40,000 से ज्यादा थी। अरे, हम भी देखना चाहते हैं। जैकलिन स्क्रीन के दूसरी तरफ उछलते हुए चिल्लाने लगी। विशाल और रोहित ने जेड ब्रेसलेट्स निकाले और फिर फोन के कैमरे से उन्हें दिखाया। बाकी रूममेट्स डिब्बों को देखते रहे। डिब्बे भी सस्ते नहीं लग रहे थे। अब सभी को यकीन हो गया कि शौर्य अमीर था। ये बात अब किसी शक के दायरे में नहीं रही। उसी समय दरवाजे पर खड़ा लड़का जल्दी जल्दी फुसफुसाया, शौर्य वापस आ गया है, जल्दी से सब वापस रख दो। विशाल ने तुरंत वीडियो कॉल खत्म कर दी और बाकी सब ने जल्दी जल्दी ब्रेसलेट्स वापस डिब्बों में रख दिए। जैसे ही शौर्य ने कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके सभी रूममेट्स खड़े उसे घूर रहे थे। सबके चेहरे पर घबराहट थी। ये देखकर शौर्य चौंका और मुस्कुराते हुए बोला, क्या मेरे चेहरे पर पैसे लिखे हैं? शौर्य, सच सच बता, क्या अब तुम वाकई में अमीर हो? विशाल ने एक्साइटमेंट से पूछा। जैसे मेरे पास पहले कभी पैसे नहीं थे, शौर्य ने बड़े आराम से जवाब दिया। लानत है, ये अभी भी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। भाइयों, चलो मिलकर इसे पकड़ते हैं। फिर विशाल और बाकी लड़कों ने उसे एक साथ पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बिस्तर पर दबा दिए। उन्होंने उसे पकड़ा, उसकी पैंट नीचे कर दी और उसे गुदगुदाने लगे और मारने लगे। ठीक है, मैं सरेंडर करता हूं। हां, अब मैं अमीर हूं, अब छोड़ो। शौर्य को समझ में आ गया कि राज खुल चुका है। अब छिपाने का कोई फायदा नहीं था। लगता है कि उसके अजीब बर्ताव ने विशाल और रोहित का ध्यान खींच लिया था। उनका शक वाजिब था। आखिर इतना गरीब स्टूडेंट अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? और सिर्फ अमीर ही नहीं, वो बहुत पावरफुल भी था। शौर्य ने पहले विशाल और बाकी को सच्चाई बताने का इरादा नहीं किया था। उसे डर था कि पैसे आने से उनका भाईचारा टूट जाएगा। हालांकि उसने मिस्टर अग्रवाल होने की बात छिपा रखी थी। फिर भी उसके रूममेट्स ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उसके मिस्टर अग्रवाल होने की संभावना बहुत ज्यादा है, चाहे उन्होंने कितना भी कोशिश की हो। शौर्य ने यह बताने से मना कर दिया कि वह असल में कौन था और कैसे अचानक इतना अमीर बन गया। विशाल और बाकी लड़के कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि वे कुछ देर तक मस्ती करते रहे, लेकिन सब शौर्य के लिए खुश थे। शौर्य ने पहले ही सोच रखा था कि वह भविष्य में अपने सभी दोस्तों की करियर में मदद करेगा। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो लड़कों ने शौर्य को मजाक में ब्लैकमेल किया और सोचने लगे कि अगले कुछ दिन स्कूल में कैसे बिताएंगे। हॉस्टल में सबने शौर्य की पहले भी मदद की थी, तो अब उनके साथ अच्छा व्यवहार करने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। पढ़ाई रिवीजन के बाद सब मौज मस्ती के लिए बाहर चले गए। उन्होंने खाया पिया और फिर आराम करने के लिए हॉस्टल लौटे। इस सब के दौरान भी वे साथ ही रहे। शालिनी की पिछली कॉल का मुद्दा अभी भी उठाया नहीं गया था। थोड़ा पीछे चलते हैं। जब शौर्य ने बाथरूम में जाकर उसकी कॉल उठाई थी, वो अपनी बहन से पूछना चाहता था कि क्या वह आ रही है और उसे लेने की जरूरत है क्या, लेकिन उसका जवाब बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नहीं था। अब वह नहीं आ पाएगी। भाई, हमारे घर में एक इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं और पापा ने मुझे उनके साथ रहने को कहा है। मुझे डर है कि मैं कुछ समय के लिए मिलने नहीं आ पाऊंगी। पापा ने मुझे ये सब तुम्हें बताने को कहा है। समझ गया। खैर, इसमें कुछ नहीं हो सकता। शौर्य थोड़ा उदास हो गया था। आखिर उसे अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। अरे, तुम्हें याद है
जब हम मेबेरी सिटी में रहते थे तब पापा का एक भाई और एक साथी था। याद है? शौर्य ने सिर हिलाते हुए कहा। यह एक लंबी कहानी थी जो उसने कुछ समय पहले पापा से फोन पर सुनी थी। इस कहानी का एक हिस्सा यह भी था कि अग्रवाल परिवार के पास हमेशा एक तरीका था जिससे वे अपने बच्चों को गरीबी में जीना सिखाते थे। पापा भी इससे अछूते नहीं थे। उस समय पापा गरीब थे और यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे, तो शौर्य के दादा ने उन्हें सेना में सोल्जर बनने के लिए भेज दिया। वहीं उनकी मुलाकात अपने साथी से हुई थी। 2 साल सेना में सेवा के बाद वह अपने गांव लौटे और खेती करने लगे। उन्हें पैसे की बहुत जरूरत थी क्योंकि वे पूरी तरह से टूट चुके थे। किसी तरह उन्होंने स्टीम्ड बन की दुकान खोलने लायक पैसे जुटाए और खेती छोड़ दी। लेकिन एक बार किसी चोर ने दुकान में हाथ साफ करने की कोशिश की तो पापा ने उसे रोकने के लिए उस पर वार कर दिया। नतीजतन उन्हें मुआवजे के तौर पर अपनी दुकान दूसरे को देनी पड़ी। तब तक उन्होंने काफी कर्ज भी ले रखा था और उन पर विदेशी कर्ज का भी बोझ था। उनकी जिंदगी में ऐसा समय भी आया जब उनके पास नया साल मनाने के पैसे तक नहीं थे। जब कोई और उम्मीद नहीं दिखी तो उन्होंने अपने साथी को ढूंढने का फैसला किया। उनका साथी उसी देश में रहता था और एक अमीर परिवार से था। उसके माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी थे, तो उनका जीवन काफी आरामदायक था। हालांकि जब भी पापा उसके घर उसके दिए पते पर पहुंचते वह कभी मिलता ही नहीं। उस समय यह बहुत ठंडा और निराशाजनक था। जब वे दोस्त थे तो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। उन्होंने ये भी तय किया था कि उनके होने वाले बेटे बहू एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन यह वादा शायद उनके साथी के लिए मजाक था। उसके बाद पापा ने उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। अंततः जब पापा 22 साल के हो गए तो शौर्य के दादा ने उन्हें बताया कि वे असल में एक अमीर उत्तराधिकारी हैं। अग्रवाल परिवार की संपत्ति पाने से पहले उनके पापा को खुद से बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। शौर्य और उसकी बहन के जन्म के बाद ही उनके मम्मी पापा वापस अपने गांव लौटे। वे दूर से ही अपने बिजनेस को कंट्रोल करते थे और अपने बच्चों को पॉवर्टी में जीने का एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका सिखाते थे। शौर्य को अच्छी तरह याद था कि बचपन में मिस्टर विंटर्स और मिसेस विंटर्स ही थे जिन्होंने उसकी और उसकी बहन की देखभाल की थी। उनके मम्मी पापा हमेशा विदेश में पैसे कमाने में लगे रहते थे ताकि अपने फैमिली का कर्ज चुका सकें। मम्मी पापा साल में 2-3 बार ही मिलने आते थे, बस ये देखने कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। यह सब जो हुआ था उसका बस एक शॉर्ट समरी था। जहां तक पापा के अपने साथी से फिर से मिलने का सवाल है तो ये तब हुआ जब शौर्य हाई स्कूल शुरू करने वाला था। उसके पापा उसे अपने पुराने साथी से मिलवाने लेकर आए थे। पापा को याद था कि उनके साथी ने कहा था कि उसने अपनी पढ़ाई में अच्छा किया है और अब वह चाहता था कि वह शौर्य के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढने में मदद करे। जब वे आखिरकार अपने साथी के घर की पार्किंग में पहुंचे तो उसके साथी ने कहा कि वह एक मीटिंग में बिजी है। जिस समय पापा ने मदद मांगी, फिर उसने तुरंत बात बदल दी और कहा कि फ्यूचर में कभी फिर मिलेंगे और पास्ट की यादें ताज़ा करेंगे। आखिर में शौर्य अपने अच्छे ग्रेड्स के बल पर एक अच्छे हाई स्कूल में जाने में कामयाब हुआ। पापा के साथी का स्टेटस बहुत ऊंचा था, तो ये कोई नई बात नहीं थी कि वह शौर्य और उसके फैमिली को कम समझता था। जब शौर्य ने पापा के साथी को देखा तो उसे यही फील हुआ। क्या हुआ बहन? शौर्य ने हाथ हिलाते हुए पूछा। फिलहाल थॉट्स को अलग कर दें। अरे, पापा कहते रहते हैं कि उन्हें अपने पुराने दोस्तों की याद आती है। हालांकि आप जानते हैं कि वो हमेशा फेम और मनी के प्रति इनडिफरेंट रहे हैं। अब जबकि हमारी पॉवर्टी एजुकेशन सिस्टम भी खत्म हो चुकी है, तो पापा के लिए अब मेबेरी सिटी वापस जाकर अपने पुराने दोस्त से मिलना आसान नहीं होगा, पापा की हाई स्टेटस और सब कुछ के चलते। हाँ, मुझे पता है कि उनके तथाकथित साथी ने हमेशा हमें और पापा को नीचा समझा है, पर पापा लोगों में अच्छी चीज देखना पसंद करते हैं। अब मैं वापस नहीं आ सकती, इसलिए ये काम तुम्हारे ऊपर छोड़ना होगा। वैसे भी तुम समर हॉलिडेज में अपने कुछ बिजनेस मैटर्स के लिए मेबेरी सिटी में ही होगे, तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर चले जाना और कुछ टाइम वहां बिताना। जब तुम वहां हो तो पापा के पुराने दोस्त और उनके खास दोस्त से भी मिल लेना। मैं तुम्हें जल्दी कुछ मेल कर दूंगी।
जिसमें उस खास दोस्त की कॉन्टैक्ट इन्फो और एड्रेस होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम पहले कभी उस खास दोस्त से मिले होगे। अगर तुम इस मैटर में कुछ हेल्प कर सको तो जरूर करना। साथ ही चूंकि मिस्टर बेदी और मिसेस बेदी इतने सालों से हमारी केयर कर रहे हैं, तो शायद उनके लिए पहाड़ पर एक विला बना दो। साथ ही उनके बच्चों को भी उनकी मदद के लिए कुछ पैसे दे देना। खैर, मुझे अब जाना होगा, बाय। इतना सब कहने के बाद उसने तुरंत कॉल काट दी। शौर्य उस वक्त बस हैरान रह गया था। पापा का यह खास दोस्त कौन था? ये सोचते हुए कि इसका जवाब फिलहाल नहीं मिलेगा, उसने बस अपना सिर हिलाया और हॉस्टल वापस चला गया। इसके बाद जो हुआ वह वही था जैसा पहले बताया गया। वर्तमान में वापस रात शांत थी और सब लड़के पीसफुली सो रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह शौर्य कुछ किताबों के साथ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गया। इतनी सुबह के बावजूद वहां पहले से कई लोग मौजूद थे। शौर्य खिड़की के पास अपनी यूजुअल स्टडी स्पॉट पर बैठने चला गया। जैसे ही उसे अपनी वही टेबल दिखी, उसे जिया की याद आ गई। आखिर यहीं वे पहली बार मिले थे। वह उसे वो जेड ब्रेसलेट देना चाहता था जो उसने उसके लिए खरीदा था, लेकिन उसे अपने यूजुअल रूट्स पर कहीं नहीं देखा और उसके पास उसका कॉन्टैक्ट भी नहीं था। लाइब्रेरी में उसका दूसरा मकसद यही था कि शायद वह उससे फिर मिल पाए। बैठने के बाद शौर्य ने महसूस किया कि वह बीच बीच में ऊपर देख रहा है। जब वह ऐसा कर रहा था तो लाइब्रेरी के दूसरे कोने में बैठी कुछ सुंदर लड़कियां उसकी हरकतों को देख रही थीं। अरे अरे, तुम्हें क्या लगता है वो बेचारा किसे ढूंढ रहा है? लड़कियों में से एक मुस्कुराते हुए बोली। अरे, वो किसे ढूंढ रहा है? कौन जानता है? क्या जिया ने नहीं बताया था कि पहली बार जब उसने उसे देखा था तो उसकी नाक से खून निकलने लगा था? लगता है वो उसकी खुशबू से बहुत एक्साइट हो गया था। मैं तो मान नहीं सकती। हाँ, फिर लड़कों की नाक से खून क्यों नहीं निकलता जब वो मुझे देखते हैं? क्या तुम अग्री नहीं करती जिया? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। लड़कियां आपस में हंसी खुशी बातें करने लगीं। जिया बस शर्मा कर बैठी रही। उसे उस दिन की याद आई जब शौर्य की नाक से खून निकल आया था। उस वक्त उसे लाइब्रेरी में काफी शर्मिंदगी हुई थी और अब उसके दोस्त उसे इस बात पर चिढ़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद तापसी ने जिया को हल्के से धक्का दिया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। जिया और उसकी दोस्तों ने देखा कि शौर्य अपनी किताबें लिए अंदर आ रहा है। वो इधर उधर किसी को ढूंढ रहा था और फिर आखिरकार बैठ गया। शौर्य की हरकतों ने लड़कियों को उसके बारे में बात करने का मौका दे दिया। अरे शौर्य, तापसी ने धीरे से आवाज दी। चूंकि लाइब्रेरी में सन्नाटा था, शौर्य ने तुरंत उसे सुन लिया और ऊपर देखा। तापसी ने उसे अपनी ओर इशारा करते हुए बुलाया। शौर्य ने देखा कि जिया और बाकी लड़कियां भी वहीं बैठी थीं। उसे राहत मिली कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। वो उनकी टेबल की तरफ बढ़ा। अरे शौर्य, तुम लाइब्रेरी में क्या ढूंढ रहे थे? क्या तुम्हारे दोस्त भी यहां हैं? तापसी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, नहीं, शौर्य ने थोड़ा घबराते हुए कहा। ओह, तो वे लोग मुझे तब से देख रहे थे जब से मैंने लाइब्रेरी में कदम रखा था। अच्छा, तो तुम किसे ढूंढ रहे थे? हाँ, मुझे पता था तुम जिया को ढूंढ रहे थे, है ना? लाइब्रेरी में उसे ही तलाश रहे हो। तापसी ने हंसी में कहा और अपना मुंह ढक लिया ताकि ज्यादा जोर से न बोले। मैं। शौर्य कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके पास कोई अच्छा जवाब नहीं था। किसी के लिए उसे इतनी आसानी से पढ़ लेना थोड़ा शर्मिंदा करने वाला था। जिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और शौर्य को देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद और संदेह का मिश्रण था। वो सोच रही थी कि कहीं तापसी की बात सही तो नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं मानता हूं कि मैं जिया को ही ढूंढ रहा था। पिछली बार मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट तोड़ दिया था और मैं तुम्हें उसकी भरपाई देना चाहता था, शौर्य ने हारे हुए लहजे में कहा। ओह, इसकी जरूरत नहीं है शौर्य। ब्रेसलेट इतना महंगा नहीं था, बस कुछ हजार का था। वैसे सच कहूं, मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। उस दिन की मदद के लिए मैं तुम्हें प्रॉपरली थैंक कहना चाहती थी, जिया ने कहा। उसके कबूलनामे पर जिया थोड़ी चौंकी थी, पर जब उसे असली वजह पता चली तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिया का ये कहने का मतलब रूड होना नहीं था। उसके परिवार की अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने की वजह से उसके लिए कुछ हजार रुपये मामूली थे। ठीक है, चूंकि तुम वैसे भी शौर्य को धन्यवाद कहना चाहती हो,
तो ये आइडिया कैसा रहेगा? अभी सुबह है, शायद तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा, है ना शौर्य? हमारे यूनिवर्सिटी के पास एक नई नाश्ते की दुकान खुली है, क्यों ना हम सब साथ में वहां जाकर नाश्ता करें? तापसी ने मुस्कुराते हुए कहा। शौर्य, तुम्हें यहां 6 सुंदरियों को नाश्ता कराने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़िया चांस और क्या होगा? उसने हंसते हुए कहा। जरूर, चलो चलते हैं, शौर्य ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। अरे नहीं, शौर्य को ट्रीट देने की जरूरत नहीं है, आज सब जो भी ऑर्डर करेंगे सब मेरे खर्च पर होगा, जिया ने जवाब दिया और एक प्यारी सी मुस्कान दी। यह तय होते ही सभी ने सहमति जताई और वे एक साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल गए। तुम सब आगे चलो, मुझे हॉस्टल से एक चीज लेनी है, चिंता मत करो, मैं भाग नहीं रहा, शौर्य ने उनसे अलग होने से पहले कहा। असल में वह जेड ब्रेसलेट वापस लेने जा रहा था। शौर्य उसे जल्द से जल्द देना चाहता था ताकि उसे ऐसा न लगे कि अब उस पर उसका कोई उधार रह गया है। जिया वाकई बहुत खूबसूरत थी। वो ऐसी लड़की थी जो किसी भी लड़के को एक नजर में ही इंप्रेस कर सकती थी। लेकिन शौर्य का दिल सिर्फ मोनिका के लिए था। जब भी वो ऐसी लड़कियों के साथ ज्यादा बातचीत करता तो उसे गिल्टी फील होता था। यही वजह थी कि शौर्य हमेशा प्रिया और जैकलिन जैसी लड़कियों से दूर रहता था। छात्रावास में पहुंचते ही शौर्य ने हेटियन जेड ब्रेसलेट का बॉक्स लिया। उसने विशाल और बाकी लड़कों को अपनी प्लानिंग बताई और फिर से लड़कियों को ढूंढने के लिए नीचे भागा। उधर लड़कियां नाश्ते की दुकान पर पहुंच चुकी थीं और उन्होंने अपने लिए एक टेबल ढूंढ ली थी। जैसे ही वे बैठीं, तापसी और बाकी लड़कियां हंसते हुए एक दूसरे का मुंह ढकने लगीं। जिया, मुझे पूरा यकीन है कि शौर्य तुम्हें वाकई पसंद करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुम लोग शायद ये नहीं जानती, लेकिन मैंने पहले ही उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर ली है। शौर्य भाषा और साहित्य विभाग से है और वो एक कंगाल भी है। तो क्या हुआ अगर वो गरीब है? क्या जिया के पास पैसे की कमी है? ज्यादा से ज्यादा जिया शादी के बाद उसे एक कैरियर दे देगी। बिल्कुल सही, वैसे उसका चेहरा भी तो काफी इंप्रेसिव है। अरे शांत हो जाओ लड़कियों, तुम लोग क्या बकवास कर रही हो? शादी की बात कहां से आई? शौर्य एक बहुत ही सभ्य और ईमानदार लड़का है। मजाक ठीक है, लेकिन बाद में उसे मत छेड़ना, चाहे तुम लोग कुछ भी सोचो। उसने मेरी एक बार हेल्प की है, जिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कभी कभी उसे अपनी दोस्तों की बातें थोड़ी ज्यादा लगने लगती थीं। जितनी देर वो बातें करतीं, उतनी ही एक्साइटेड हो जातीं और फिर कुछ ज्यादा ही दूर तक निकल जातीं। लेकिन जिया, तुम पहले कभी प्यार में नहीं पड़ी हो, है ना? क्या तुम ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती कि किसी रिलेशनशिप में होना कैसा फील होता है? तापसी ने पूछा। तो क्या हुआ अगर मैंने पहले कभी डेट नहीं किया? मुझे तो तुम अनुभवी लड़कियों में भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगता, जिया ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। जिया, क्या संयोग है, क्या तुम लोग भी यहां नाश्ता करने आई हो? अचानक एक लड़का उनके पास आया जब वो लोग आपस में बातें कर रही थीं। जिया और उसके दोस्तों को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत बॉक्स था। हाँ, सच में ये संयोग है। याकूब, तुम यहां क्यों आए हो? तापसी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उसके बात करने का लहजा थोड़ा चापलूसी भरा था। वो लड़का याकूब था जिसने कुछ दिन पहले अस्पताल में शौर्य को जिया से दूर कर दिया था। सच में उसका परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। उनके पास खुद की कंपनी थी और वे काफी ताकतवर थे। इसी वजह से याकूब BMW 7 सीरीज जैसी कार चला सकता था, जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा थी। यही वजह थी कि तापसी और बाकी लड़कियां याकूब के बारे में सोचती थीं। आखिरकार जो भी लड़की याकूब से शादी करेगी, वो अपने बाकी का जीवन अच्छे से और आराम में जी सकेगी। याकूब लंबे समय से जिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया के मन में उसके लिए कोई खास फीलिंग्स नहीं थीं। तुम लोग किस पर हंस रही हो? मैं भी जिया को ढूंढने ही आया था। क्या संयोग है कि हम सब यहीं मिल गए? याकूब ने मुस्कुराते हुए कहा और आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया जो पहले शौर्य के लिए रखी गई थी। हम इस बारे में बात कर रहे थे कि जल्द ही हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी और जिया का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या कोई सूटेबल कैंडिडेट है याकूब?
तापसी ने शरारत भरे अंदाज में पूछा। क्या सच में? खैर, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि जिया मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं। याकूब की आवाज में थोड़ी एक्साइटमेंट थी। ठीक है, हम इस बारे में बात करना बंद करते हैं। बताओ याकूब, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, तुम्हारा जेड ब्रेसलेट टूट गया था क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा केयरलेस हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया खरीदा। लो, इसे पहनकर देखो कि तुम्हें यह पसंद आता है या नहीं। याकूब ने टेबल पर जेड ब्रेसलेट रखते हुए कहा। जैसे ही बॉक्स खुला, तापसी और बाकी लड़कियां हैरान रह गईं। अरे, ये तो शानदार लग रहा है, इस पर कितना खर्च किया? तापसी चिल्लाई। उसकी आवाज ने वहां नाश्ता कर रही बाकी लड़कियों का भी ध्यान खींच लिया। एक के बाद एक दूसरी लड़कियां भी देखने के लिए उचकने लगीं कि हंगामा किस बात पर हो रहा था। याकूब ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अंदाजा लगाने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर पहली बार में सही गेस कर लिया तो मैं तुम्हारे लिए भी एक ले आऊंगा। हा हा हा। इसी वक्त शौर्य वहां पहुंच गया। उसके हाथ में उसका खुद का खरीदा हुआ ब्रेसलेट था जो उसने एक दिन पहले लिया था। हालांकि जिया ने कहा था कि नाश्ता उसके खर्चे पर होगा, शौर्य ने जाते वक्त इस बारे में कुछ सोचा था। वो लड़कियों को ब्रेसलेट देने के बाद भी उन्हें अकेला छोड़ने का इरादा रखता था, तो उसे लगा कि एक आखिरी बार नाश्ता दे ही सकता है। वो बिल पे करने के लिए पूरी तरह तैयार था, चाहे कुछ भी हो। पर जैसे ही उसने देखा कि याकूब वहां पहले से है और ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी जिया को अपना ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, शौर्य थोड़ा अचंभित हो गया। शौर्य, यहां आओ। जिया याकूब को अवॉइड करना चाहती थी, इसलिए वो सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने शौर्य को देखा, उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और उसे बुलाया। वो लड़का भी यहां क्यों है? शौर्य को देखते ही याकूब का चेहरा बिगड़ गया। जिया और बाकी लड़कियों के साथ समय बिताना उसके लिए एक रेयर मौका था। हालांकि जैसे ही याकूब ने देखा कि शौर्य कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उसकी जेलसी कम हो गई। फिर भी उसे ये खल रहा था कि शौर्य धीरे धीरे जिया के करीब आ रहा था। बिल्कुल वही यहां है। जिया ने शौर्य को खास तौर पर आज नाश्ते के लिए बुलाया है। और याकूब, तुम उसकी सीट पर बैठे हो, तापसी ने जवाब दिया। रुको शौर्य, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? दरअसल ये मेरी गलती थी कि उसका ब्रेसलेट एक दिन पहले मेरे हाथ से गिर गया, तो मैंने उसे एक नया ब्रेसलेट खरीद कर दिया है। शौर्य ने बिना किसी लाग लपेट के जवाब दिया। शौर्य, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम एक जेड ब्रेसलेट के लिए इतनी रकम क्यों खर्च कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी दोष नहीं दिया था। जिया को पता था कि शौर्य बहुत अमीर नहीं था, क्योंकि वो कभी कभी उसके बारे में बातें सुन लेती थी। ये काफी बुरा था, क्योंकि उसने सबसे पहले उसकी मदद की थी, पर अब वो उसकी वजह से इतना खर्च कर रहा था। वो इस बारे में कैसे शांति से रह सकती थी? वैसे भी जिया ने ब्रेसलेट को कभी इतनी वैल्यू नहीं दी थी। अब उसे थोड़ी टेंशन होने लगी थी। हाँ, इस बच्चे ने कितना पैसा खर्च किया होगा? तुम ज्यादा सोच रही हो जिया। उसने शायद नाइट मार्केट से कुछ सस्ते दाम में यह तोहफा खरीदा होगा, याकूब ने ठंडे स्वर में कहा। हा 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 हा, टेंशन मत लो, हमें अंदाजा है। शौर्य 1 लाख का ब्रेसलेट कैसे खरीद सकता है? ये कहते हुए तापसी हंसी। वैसे हमें जेड ब्रेसलेट की असली कीमत बता दो, हम सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, उसने कहा। ठीक है, मैं अभी बता देता हूं। ये बहुत महंगा नहीं है, इसकी कीमत सिर्फ 1 लाख के आसपास है, याकूब ने कहा। बोलते हुए याकूब ने जिया की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। हालांकि जिया का चेहरा एकदम सामान्य बना रहा, पर बाकी लड़कियां हैरान थीं। 1 लाख? तापसी चिल्लाई। बाकी लड़कियां तो एकदम चुप हो गईं, उनके मुंह हैरानी में खुले रह गए। यहां तक कि आसपास बैठी कुछ और लड़कियां भी वहां झांकने लगीं। ब्रेसलेट हर तरफ से चमकदार लग रहा था और किसी रेयर जेम की तरह दिख रहा था। इसके बाद जो कीमत सामने आई वो तो और भी चौंकाने वाली थी। दुकान में मौजूद कई लड़कियां याकूब को अलग अलग भावों से देखने लगीं। हे भगवान, याकूब, तुम सच में जिया के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हो? लड़कियों में से एक ने जलन भरे स्वर में कहा। आखिरकार उस लड़के ने सिर्फ एक गिफ्ट पर 1 लाख खर्च कर दिए थे।
और वो बिना कंगाल हुए ऐसा खर्च कर पा रहा था। क्या दुनिया में कोई ऐसी लड़कियां थीं जो इस तरह के प्रलोभन का विरोध कर सकती थीं? तो जिया, तुम्हें यह पसंद आया? याकूब जानता था कि जिया उसे पसंद नहीं करती, लेकिन चाहे उसका दिल कितना ही कठोर क्यों ना हो, वो उसके इस गिफ्ट से जरूर इंप्रेस हो जाएगी, है ना? जिया ने उसके सवाल का जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी। सच कहूं तो अब वो उससे परेशान होने लगी थी। इतनी कोशिशों के बाद भी इग्नोर होने पर याकूब थोड़ा असहज महसूस करने लगा। इस सब के बीच शौर्य अब भी वहीं खड़ा था जहां वो शुरू में खड़ा था, अपने हाथ में अपना खुद का जेड ब्रेसलेट पकड़े हुए। है, अरे, तुम्हारा नाम शौर्य है ना? जिया के लिए जो जेड ब्रेसलेट खरीदा है वो निकालकर हमें भी दिखाओ। याकूब मन ही मन सोच रहा था कि शायद शौर्य ही वो कारण था जिसकी वजह से जिया उसे इग्नोर कर रही थी, इसलिए अब वो शौर्य को निशाना बना रहा था। मेरे बारे में भूल जाओ, मैंने जो जेड ब्रेसलेट खरीदा है वो तुम्हारे ब्रेसलेट जितना अच्छा नहीं है, तुम्हें इसे देखने की जरूरत नहीं है, शौर्य ने सच्चाई से कहा। आखिरकार उसने सिर्फ जिया के लिए 5 लाख का ब्रेसलेट लिया था। ये याकूब के गिफ्ट की कीमत के पास भी नहीं था, और अगर वो सच में याकूब का मजाक उड़ाना चाहता तो उसे थप्पड़ मारना उसके लिए ज्यादा आसान था। हालांकि शौर्य ने तय किया था कि वो याकूब या जिया और उसके दोस्तों के साथ भविष्य में उलझना नहीं चाहता, तो उसने इससे दूर रहना ही बेहतर समझा। मोनिका उसके प्रति ईमानदार थी, इसलिए वो भी वैसा ही बनना चाहता था, तो उसके लिए याकूब से कम्पीट करने का कोई कारण नहीं था। इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला था और न ही उसे कुछ मिलेगा। ठीक है शौर्य, शर्माओ मत, हम तुम पर हंसेंगे नहीं, हमें अभी दिखाओ, तापसी ने कहा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, तापसी पहले ही उसके पास आ चुकी थी। उसने उसके हाथ से डिब्बा छीन लिया और उसे टेबल पर रख दिया। सभी लड़कियां बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थीं। सोचो, 5 लाख के जेड ब्रेसलेट की तुलना सिर्फ कुछ हजार के ब्रेसलेट से की जा रही हो, दोनों में कितना बड़ा फर्क होगा। तापसी ने एक झटके में डिब्बा खोल दिया। शौर्य ने बस अपना सिर झुका लिया, ये जानते हुए कि उसका मजाक बनने वाला है। इसके बाद उसे बस कोई बहाना बनाकर निकल जाना होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे अब जिया का कोई भी एहसान नहीं रहेगा। उसने मजाक का इंतजार किया, उसने इंतजार किया और इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। न तापसी ने और न ही याकूब ने उसका मजाक उड़ाया। ये देखने के लिए कि उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, उसने देखा कि तापसी उसके जेड ब्रेसलेट को घूर रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। शौर्य, ये ब्रेसलेट, तुमने ये जेड ब्रेसलेट खरीदा? तापसी ने हकलाते हुए कहा, जब उसने आखिरकार बोलने की हिम्मत जुटाई। बाकी लड़कियां अब भी इस बात से उबर नहीं पाई थीं, उनके मुंह खुले रह गए। वो हैरान थीं। अरे, ये ड्रैगन जेड ब्रेसलेट है, मैंने इसे ऑनलाइन देखा था और ये लगभग 31 लाख में बिका था। मैंने भी इसके बारे में सुना है। क्या ये बस एक हाई क्वालिटी नकली जेड ब्रेसलेट हो सकता है? मैं मानना चाहूंगी, पर इसका रंग, ये नकली होने के लिए बहुत रियल लग रहा है। हाई क्वालिटी नकली से तुम्हारा मतलब क्या है? ये नकली है या नहीं, इसे पहचानना बहुत आसान है, तो इसकी नकल बनाना मुश्किल है। ये सच है। ओ माय गॉड, शौर्य के जेड ब्रेसलेट की कीमत 31 लाख रुपए है। अगर लड़कियों ने उस समय असली ब्रेसलेट को नहीं देखा होता और उसे अपने पास नहीं रखा होता, तो वो इस बात पर यकीन नहीं करती, भले ही इसके लिए उनकी जान भी चली जाती। पर वो ब्रेसलेट वहां था, उनके हाथों में था ड्रैगन जेड ब्रेसलेट। शौर्य भी हैरान था और उसे लगा उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा है। धत तेरे की, उसने आज सुबह गलत डिब्बा पकड़ लिया था। हालांकि दोनों डिब्बे लगभग एक जैसे थे, शौर्य ने उन्हें अलग पहचानने के लिए उन पर 5 और 31 नंबर लिखे थे। उसने ये चेक कर लिया था कि वो सस्ते ब्रेसलेट वाला डिब्बा ले रहा है, तो 31 लाख का ड्रैगन जेड ब्रेसलेट यहां क्या कर रहा था? ओ धत तेरे की, शौर्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। बाकी सभी अब भी हैरान थे और अवाक थे। अब तक आसपास की बाकी लड़कियां भी अपनी सीटों से उठकर उनकी टेबल के पास आ चुकी थीं। मुझे देखने दो, जिया ने तापसी के हाथों से जेड ब्रेसलेट को ध्यान से लेते हुए कहा।
इसे ध्यान से देखने के बाद जिया ने अविश्वास से शौर्य की ओर देखा। ये असली है, ये पूरी तरह ऑथेंटिक है। शौर्य, क्या तुमने ये खरीदा? शौर्य को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। इस सब के बीच याकूब का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसके गाल शर्म और गुस्से से जलने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा हो। हा हा हा, और मैंने सोचा कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। तुम भी उन दिखावटी लोगों में से हो, है ना? ये कहना कि तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे जितना महंगा नहीं है, तुम जानबूझकर मेरा मजाक बना रहे थे, है ना? याकूब के ताने भी कांपती आवाज में निकले। वो इस बात से बहुत परेशान था कि आज उसका इतना बड़ा मजाक बन गया। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मुझे सच में लगा कि मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे ब्रेसलेट से सस्ता है। कौन सोच सकता था कि यह सच में ज्यादा महंगा निकलेगा? यह सच था क्योंकि शौर्य ने शुरू से ही अपने ब्रेसलेट की तुलना याकूब के ब्रेसलेट से नहीं की थी। उसी पल शौर्य को अचानक याद आया कि उसने हॉस्टल में लौटने के बाद से दोनों जेड ब्रेसलेट को छुआ भी नहीं था। शायद किसी ने गलती से या जानबूझकर उन्हें बदल दिया था। वो लौटकर विशाल और बाकी लड़कों से इस बारे में पूछेगा। शौर्य का ये ईमानदार जवाब सुनकर याकूब को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मारा हो। वो बहुत शर्मिंदा था। जल्दी करो और हमें जवाब दो। शौर्य, क्या तुमने ये जेड ब्रेसलेट खरीदा है? सभी लड़कियां शौर्य की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही थीं। उनकी आंखों में एक साथ प्रशंसा और उत्साह था। ये जेड ब्रेसलेट असल में मेरी दादी का था। मेरे पास जिया को देने के लिए और कुछ नहीं है, तो मैं उसे यही दे रहा हूं। शौर्य ने झूठ बोला। हे भगवान! शौर्य, क्या तुम्हें इस ब्रेसलेट की कीमत पता है? क्या तुम पक्का हो कि अगर तुम इसे अभी जिया को दोगे तो तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? मैं गंभीरता से बता रही हूं। अभी भी तुम्हारे पास पीछे हटने का समय है, तापसी ने कहा, जैसे उसकी छाती पर से कोई भारी बोझ हट रहा हो। अरे बाप रे! वो अभी लगभग डर ही गई थी। अगर शौर्य ने सच में 31 लाख का जेड ड्रैगन ब्रेसलेट खरीदा होता तो हो सकता था कि वो एक छुपा हुआ अमीर वारिस निकले। दूसरी लड़कियों के विपरीत तापसी ने शौर्य के लिए कोई हिकारत महसूस नहीं की। हालांकि ये सचमुच अविश्वसनीय होता अगर शौर्य जैसा आम लड़का अचानक उन सबसे ज्यादा अमीर वारिस निकलता। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। मुझे पहले ड्रैगन जेड ब्रेसलेट की कीमत नहीं पता थी, लेकिन अब है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। इसे एक्सेप्ट करो जिया, शौर्य ने जवाब दिया और धीरे से ब्रेसलेट वाला बॉक्स जिया की ओर सरका दिया।